फिल्म की कहानी शुरू होती है जिसमें अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पार्क का बेटा बीमार होता है। ये बीमारी ऐसी थी कि जिसके बारे में पता लगाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए थे। सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद इस बच्चे के इलाज के लिए कोरिया से सेमंस को बुलाए जाते हैं, यानी वो लोग जो सोल से बातें कर सकते हैं। हम मिलते हैं सेमंस हारिम से, जो अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। हालांकि बच्चे की माँ को इन सब चीज़ों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उनके पास अपने बेटे को बचाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। हारिम इस बच्चे को चेक करने के लिए कुछ रिचुअल करती है और उसे मालूम होता है कि इस बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके दादा या परदादा के साथ जुड़ा है। इस बारे में बात करने के लिए हारिम पार्क से मिलने उसके घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये लोग कई दशक पहले ही पूरी तरह अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क के डैड यानी इस छोटे बच्चे के दादा पैरालाइज हैं, जबकि उसके परदादा 100 साल पहले ही मर चुके थे, जिनकी ग्रेव कोरिया में ही है। पार्क हारिम को यह भी बताता है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बड़े बच्चे के साथ ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मेरे बड़े भाई, वो भी ऐसे ही किसी बीमारी में पागल खाने में मर गए थे, और अब मेरा बेटा, वो तो आपके सामने ही है। ये सब सुनने के बाद हारिम पार्क को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको और भी लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है। इन्हें कोरिया भी जाना पड़ सकता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम कोरिया में किम से मिलते हैं, जो मरने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ दफन होने के बाद उनके सोल्स आराम से रहे, वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सोल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वह अपनी फैमिलीज़ को परेशान करती है। जैसे अभी भी एक ओल्ड लेडी अपने घर वालों के सपने में आकर उन्हें परेशान करने लगी थी, लेकिन किम के मुताबिक उनका प्रॉब्लम्स ग्रेव नहीं थी। असल में उस ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन ने उसके दांतों को छुपा दिया था, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गई थी। उस ओल्ड लेडी के दांत वापस रखने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं किम से मिलने हारिम आई है। हारिम उन्हें पार्क के बारे में बताती है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी फैमिली में एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है। उनके घर में पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार हो जाता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिया की ज़मीन से जुड़ी है, क्योंकि उनके दादा यहाँ कोरिया में दफन है। हारिम को उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किम की मदद चाहिए थी। अगले दिन पार्क भी आकर किम से मिलता है, क्योंकि उसे अपने दादाजी का एक्जियोमा करवाना था। इसका मतलब एक कब्र को खोलकर वहां दफनाए गए इंसान को किसी दूसरी कब्र में शिफ्ट करना होता है। इसी काम के लिए उसे किम से सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और वो यह सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। पार्क किम को लेकर अपने दादाजी की कब्र के पास जाता है, जो पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था। इस कब्र के आसपास बहुत सारे फॉक्स भी घूम फिर रहे थे, और यह कोई अच्छा साइन नहीं था। साथ ही उनकी कब्र के ऊपर कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। पार्क बताता है कि उसके दादाजी जनरल थे, और यह कब्र उन्हें सेना की तरफ से अलॉट हुई थी। किम उसकी अभी भी बात समझ नहीं पा रहा था। आखिर में यही जगह ही क्यों? ये जगह तो कोई टोम्ब भी नहीं लग रहा था। वो समझ जाता है प्रॉब्लम इसी जगह में है, और ये बात वो हारिम से डिस्कस करता है, और हारिम से कहता है यहाँ पे बहुत कुछ ईविल जैसा है, और यहाँ की नेगेटिव पावर को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और साथ ही किम हारिम से यहाँ काम करने को भी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ उन्होंने काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर हारिम भी परेशान होती है। खैर, रात में हारिम, किम और पार्क की मीटिंग होती है, जहां किम इन दोनों से शेयर करता है कि जल्द ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है। पार्क सुनकर के इमोशनल हो जाता है, और पार्क उन्हें बताता है कि मेरा बेटा है जो अब मरने वाला है। उसके इस बात से हारिम और किम दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए हारिम फैसला करता है कि वो पार्क की मदद ज़रूर करेगी, और किम से कहती है कि हम उस कब्र को खोद कर वहाँ पर एक ऐसा रिचुअल करेंगे जिससे वहाँ का ईविल भटक जाए, और फिर आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। ये विचार किम को ठीक लगता है, इसलिए वो भी एक्सियोमा के लिए मान जाते हैं। अगले दिन एक्सियोमा का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर दादाजी की बेटी भी है, क्योंकि उनके परमिशन के बिना कब्र को खोदी नहीं जा सकती थी। हारिम यहाँ पर रिचुअल का सारा सामान भी लेकर आई थी, जिसमें 5 पिग्स भी थे। उन 5 लोगों के लिए सैक्रिफाइस, जो ये कब्र खोदने वाले थे। एक तरफ कब्र की खुदाई का काम शुरू होता है, और दूसरी तरफ हारिम ईविल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए पावरफुल रिचुअल करना शुरू कर देती है।
जिसमें बहुत से लोग उसके साथ दे रहे थे। जोर जोर से गाने बजाने के साथ हारिम अपना ड्राउन डांस करते हुए चाकुओं से खेल रही। ऐसा करते हुए वो अपने मुंह पर कट भी लगाती है, फिर पास में लगे हुए पिग्स को काटकर उनका खून पीती है। उसका ये ड्राउन रिचुअल तब तक चलता रहा जब तक दादाजी की हड्डियों को नहीं निकाला गया। हड्डियों को ग्रेव से निकालने के बाद एक मजदूर ग्रेव के अंदर इंसानी सर वाला सांप देखता है, जो कि बहुत ही गलत साइन था, और इससे भी गलत ये कि वो किसी को बिना बताए हुए उसे मार देता है। ऐसा करते ही मौसम खराब हो जाता है। किम दादाजी की हड्डियों को जलाने का फैसला किया था। उसका यह काम भी रुक जाता है, हालांकि वह यह काम जल्दी करना चाहता था, क्योंकि दादाजी की सोल हड्डियों से जुड़ी हुई है। उन्हें जलाने पर ही सुकून मिल सकता है। किम ने यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव देखा था, इसलिए वो पास के गांव में उसके दादाजी के ग्रेव के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाता है। वहां जाने पर पता चलता है कि ज्यादा लोगों को तो उस ग्रेव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अगर कुछ लोगों को पता है भी तो यह बात कि उनकी ग्रेव खजाने से भरी है। इसी लालच में एक आदमी, जिसे पता चला कि दादाजी की ग्रेव की खुदाई हुई है, वो दादाजी का कॉफिन खोल देता है, जिसके कारण दादाजी की सोल आज़ाद हो जाती है, जो कि ये सबसे बड़ी गलती थी जिसे हारिम ने देख लिया था। एक उम्मीद थी कि वो सबको इस खतरे से बचा लेगी। बाकी वो सोल को कंट्रोल करने के लिए एक रिचुअल करना शुरू करती है, लेकिन शायद दादाजी की सोल अपने घर भी जा चुकी है। घर यानी अमेरिका, जहाँ पर पार्क की फैमिली रहती थी। वहाँ जाते ही वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को मार देती है, जिसके बाद दादाजी की सोल ने पार्क को डराना शुरू कर दिया। पार्क बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसी समय किम का कॉल आता है। फ़ोन पर किम उसे समझा रहा था कि दादाजी की सोल आज़ाद हो गई है। उसने तुम्हारे माता पिता को भी मार दिया है और वो अब तुम्हें मारने के लिए निकली है। तुम उससे बच के रहना। अभी वो फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे नॉक होना शुरू हो जाता है। पूछने पर पता चलता है कि गेट के बाहर भी किम था। फ़ोन वाला किम पार्क से कहता है कि तुम दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, हो सकता है वो दादाजी की सोल हो। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द तुम तक आ रहा हूँ, लेकिन तुम विंडो खोल सकते हो फ़ोन पर। किम की बात मानते हुए वो दरवाज़ा तो नहीं खोलता, लेकिन विंडो खोल देता है, जहाँ से सोल अंदर आ जाती है। मतलब ये सारी चाल उसके दादाजी की सोल की थी। फ़ोन पे दादाजी की सोल बात कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ किम था, जो पार्क को बचाने आया हुआ था। दरवाजे वाला यानी असली किम जब होटल के स्टाफ से चाबी लेकर पार्क के कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि पार्क पूरी तरह सोल से पोजेस हो चुका था। पोजेस हुए पार्क यानी दादाजी किम को बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं। असल में जब कोरियन और जापानीज़ के बीच में युद्ध शुरू हुई थी, तो दादाजी ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके बहुत सारा पैसा कमाया था, और उसी पैसे की वजह से उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जाकर बस गई, और इस वजह से वे अमीर हो गए और उनकी किस्मत बदल गई, जिनके वजह से ये सब हुआ। ये लोग उनको कभी ध्यान ही नहीं दिया और न कभी पूछने गए, कभी और उनके ग्रेव पर भी नहीं जाते थे, कभी उनके लिए प्रेयर भी नहीं किए। इसीलिए वो इतने गुस्से में थे। किम की आंखों के सामने ही दादाजी पार्क को मार देते हैं। मरते समय पार्क किम को बताता है कि किसी शेर जैसे बड़े जानवर की लोमड़ी ने हड्डी निकाल ली है। उसे इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अब दादाजी का सोल पार्क को मारने के बाद वो उसकी बेटी और पार्क के बेटे को मारने निकल जाता है। किम के पास उसे रोकने का एक ही रास्ता था कि वो हरीम से कहे कि दादाजी की हड्डियों का जला दे, पर हड्डियां जलाने के लिए दादाजी की बेटी की परमिशन चाहिए थी। किम तुरंत उन्हें कॉल करता और बताता है कि दादाजी की सोल अब उस छोटे बच्चे को मारने जा रहा है, जो कि इनोसेंट है। उसकी जान बचाने के लिए हमें दादाजी की हड्डियां को जलाना होगा। दादाजी की बेटी इस बात के लिए मान जाती है और दादाजी की हड्डियां को जला दी जाती हैं। हड्डियों के जलने से दादाजी की सोल चली जाती है और उन्हें पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कहानी दादाजी की सोल के साथ ही ये कहानी खत्म नहीं होती है। इस कहानी में एक ट्विस्ट है। दादाजी की सोल के निकल जाने के बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसने दादाजी की कब्र खोदी थी। उनके सपनों में इंसानी सिर वाले बड़े बड़े सांप उन्हें डरा रहे थे। वो आदमी कहता है कि वो सांप मुझे मार देंगे। किम उससे पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? वो आदमी बताता है कि जब से मुझे दादाजी की ग्रेव के अंदर इंसानी सिर वाला सांप मिला था, जिसका सिर मैंने काट कर मार दिया था। पूरी बात की सच्चाई जानने के लिए
किम दोबारा दादाजी की कब्र पर जाते हैं, जहां उन्हें मरा हुआ सांप भी मिला। उसका सिर फीमेल जैसा था, जिसे बहुत बुरा माना जाता है। उसके बाद किम और गहरा ग्रेव को खोदता है तो इसे एक और कॉफिन मिलता है। ये कब्र बहुत पुरानी थी। इसे देखते ही वो हारिम और सभी साथियों को बुला लेते हैं। वे सब मिलकर इस कॉफिन को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों दादाजी की कॉफिन के नीचे इसे खड़ा किया गया था। ये कॉफिन पूरी तरह से सील था। आधी रात हो चुकी थी और वे इस कॉफिन के साथ कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वे इस कॉफिन को पास के मंदिर में रखने का फैसला करते हैं। यह भी हो सकता है कि इस कॉफिन में कोई ईविल स्पिरिट हो और वह आसानी से बाहर न आ सके। इसलिए हारिम चावल के साथ अजीब रिचुअल करती हैं और कॉफिन को सील करने के बाद वे यहाँ से चले जाते हैं। इस सारे मिस्ट्री को जानने के लिए किम और हरीम अब दादाजी की बेटी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि दादाजी एक गद्दार थे और उनके कब्र के नीचे इतना बड़ा कॉफिन क्यों खड़ा किया हुआ है। जवाब में दादाजी की बेटी कहती है, वो गद्दार कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल भी कोरियन नहीं थे, वो जैपनीज थे। कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जैपनीज लोगों ने उसे यहाँ क्यों दफनाया। और हम हारिम के असिस्टेंट को देखते हैं जिसको कोई डरा रहा था। वो मंत्र बोलते हुए अपने डर पर काबू पाता है और कॉफिन को चेक करने जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, उसे एक 7 फीट लंबा आदमी दिखाई देता है और वो आदमी एक इंसान को खा रहा है। इस सीन को देखकर वो हारिम को बुलाता है। पता चलता है कि हारिम अपने सपनों में ग्रैंडमाम से कुछ लेसन ले रही थी, क्योंकि उसकी ग्रैंडमाँ अपने टाइम पे बहुत बड़ी सेमन थी। अपनी असिस्टेंट की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमाँ उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसने कोई बड़ा खतरा देख लिया हो। लेकिन फिर भी हारिम बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी असिस्टेंट डरा हुआ था। वो दोनों कॉफिन को देखते हैं जो अब खुला और खाली था, जिसका मतलब है कि वो 7 फुट लंबा क्रिएचर जिसे हरीम के असिस्टेंट ने देखा था, वो इसी कॉफिन से बाहर आ चुका था। कॉफिन में एक हेलमेट था जो किसी समुराई या जनरल का था। वो समझ जाते हैं कि जो भी इस कॉफिन में था वो ज़रूर कोई समुराई या जनरल था। इतने देर में जर्नल भी इस कमरे के बाहर आता है। हारिम उसे देखकर छिप जाती है और जर्नल उससे पूछता है, क्या इस कमरे में कोई इंसान है? हारिम नामे जवाब देती है और कहती है कि मैं आपकी गुलाम हूँ। तो जर्नल इससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास मेरा पसंद का खाना है? हारिम माफ़ी मांगती है और नहीं में जवाब देती है, और जनरल को पता चल जाता है कि इस रूम के अंदर एक इंसान है। इससे पहले कि वह हारिम पर वो हमला करता, उससे पहले उसका असिस्टेंट जनरल पर भाले से हमला करके उसे बचा लेता है। लेकिन इस हमले का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता है। ये क्लियर था कि वो जनरल बहुत खतरनाक डीमन है और उसके असिस्टेंट के पेट पर हाथ रखता है और उसके शरीर को चीरकर अलग कर देता है। इससे पहले ये डीमन हारिम को मार देता। किम और उसका असिस्टेंट वहां पहुंच जाता है। इस बार इस डीमन को देखते ही उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा डीमन कभी नहीं देखा था। अब 1 सेकंड होता है और इस डीमन को मुर्गे की बांग सुनाई देता है, जिसका मतलब था कि अब सुबह होने वाली है। और ये सोचते हुए वो एक आग का गोला बनते हुए वहाँ से उड़ जाता है। फिलहाल इन लोगों को पता चल गया कि ये एक डीमन है जो रात में ये पूरी ताकत में होता है, लेकिन सुबह ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। पता चलता है कि हारिम के असिस्टेंट को डीमन ने बीच में से फाड़ दिया था। वो अभी भी सांस ले रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और किम अब उसी कब्र के पास जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि इस कहानी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ वो आसपास के लोगों से मिलते हैं और कुछ पता लगाते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ खास पता नहीं होता। इसके बाद वो अस्पताल आते हैं, जहाँ पता चलता है कि हारिम के असिस्टेंट को होश आ गया है। होश आने पर उसकी आंखें अजीब थीं और ये देखकर हारिम और किम को पता चलता है कि उस पर डीमन सवार है। उस जर्नल डीमन ने उसे अपना गुलाम बना लिया था और उसके मालिक के मुताबिक पता चलता है कि जर्नल यहाँ किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है। वो किस चीज़ की रक्षा कर रहा है उसे हारिम का असिस्टेंट उन्हें नहीं बताता। ये सब बातें को जानने के लिए किम दोबारा ग्रेव पर जाता है
वो ग्रेव को खोलकर अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है कि यहाँ ऐसा क्या है जिसकी रक्षा वो डीमन कर रहा था। ग्रेव पर किम को वही 7 फीट का जनरल का घोस्ट ही दिखाई देता है। यह देखकर उन्हें पता चलता है कि यह घोस्ट रात में कहीं भी चला जाता है, लेकिन यह घोस्ट उसी चीज़ की रक्षा के लिए ग्रेव पर रहता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ खड़े होकर किम को पार्क का बात याद आता है, जो मरते समय उसने कहा था कि लोमड़ी ने बाघ की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। कोरिया का मैप बिल्कुल बाघ जैसा दिखता है, यानी कोरिया एक टाइगर था जिसे खत्म करने के लिए बहुत सी मेटल की रॉड को जमीन में दबा दी गई थीं, जो जापानी रिचुअल के अनुसार कोरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर को डिस्टर्ब करके कोरिया को समाप्त कर दिया गया। इन्हीं रॉड के बारे में कोरियन शेमन्स को पता चल गया। इन रॉड को निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों को कोरिया के लोग ग्रेव थीव्स कहा, लेकिन एक रॉड वो जमीन से नहीं निकाल पाए क्योंकि जैपनीज एक रॉड को अपने जनरल के बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिसमें एक रिचुअल में जैपनीज लोग मरे हुए बहादुर आदमी के शरीर को काट के उसके अंदर एक मेटल की रॉड रखा जाता है। इस रिचुअल को पूरा करने के लिए बहुत से इंसानों का ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जनरल के बॉडी का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो बहुत बहादुर इंसान था। उसके मरने के बाद भी उसकी सोल इस रॉड की रक्षा करती है। अब वो जनरल, जो अब भूत बन चुका था, उसके शरीर में मेटल की रॉड थी, इसीलिए उसके कॉफिन को सीधा रखा गया क्योंकि कोरिया में रखी गई बाकी सभी रॉड भी सीधा रखी गई थीं। अब ताकि उस रॉड और जनरल की बॉडी को कोई खोज न सके, इसीलिए उसके ऊपर पार्क के दादाजी का बॉडी को दफनाया गया क्योंकि वो भी एक जर्नल था। जैसे ही इन लोगों को इस सब के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब रात हो चुकी थी और जिस जर्नल के अंदर मेटल की रॉड थी, उसके जागने का भी समय हो गया था और वह अपने कॉफिन से सिर्फ किम की वजह से आज़ाद हुआ था। किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन यह भूत उसको अपने वश में करने लगता है। किम को बचाने के लिए हरीम उस पर भी खून फेंकती है, लेकिन वह थोड़ा देर दर्द से तड़पता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। गुस्से में जनरल हारीम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय हारीम की रक्षा उसकी ग्रैंडमा की सोल करती है। किम ने जर्नल के शरीर में मेटल की रॉड देखी थी और फांशी के नॉलेज के अनुसार वह जर्नल का दुश्मन था। जर्नल का भूत भी उसी तरह खून से तड़पता है। बिना समय बर्बाद किए हुए किम एक लकड़ी के डंडे पर खून लगाता है और इससे जनरल पर वार कर देता है, जिससे जनरल मर जाता है। और वो आखिरी रॉड जो कोरिया को बर्बाद करने के लिए ज़मीन में डाली गई थी, वो रॉड भी बाहर निकल जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि एक तरफ उसने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जनरल को ख़त्म कर दिया है और दूसरी तरफ उसने कोरिया के बारे में भी जान गया है। जनरल के मरते ही हारिम की असिस्टेंट भी ठीक हो जाता है। अब उनकी सारी मिशन पूरी हो चुकी थी। ये लोग अब सेफ हैं और राहत की सांस लेते हैं। कहानी के अंत में हम किम की बेटी की शादी को देखते हैं, जहां किम काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहा था। हारिम और दोनों असिस्टेंट को दिखाते हुए कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।